हाँ चलो, वेव ऑप्टिक्स नेक्स्ट चैप्टर वेव ऑप्टिक्स है हमारे सिलेबस का 7 चैप्टर है। ये भी एक बड़ा चैप्टर है, 7 मार्क्स ऑप्शन के साथ है, विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स, 10 पॉइंट्स है पढ़ने के। चलिए थ्योरेटिकल ज्यादा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, है ना। द अपाथ ऑफ अ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। लाइट को हम इमेजिनेशन करते लाइंस के फॉर्म में, उसको बोलते रे। 11 में रे ऑप्टिक्स तफसील में है, यहाँ पे उतना ज्यादा खाली यूज है हमको यहाँ पे डायरेक्टली, तो याद रखना पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉ जो बचपन से पढ़ रहे हैं आप, 8, 9, 10 से पढ़ रहे हैं, मालूम है अपने को लॉज क्या क्या है। क्या भाई कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहता, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द प्लेन फॉर्म बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये जो है हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, है ना। ये एरो इधर होना चाहिए उल्टा, बताया सिर्फ उसने, ये एरो उल्टा बनाना, इसकी कॉपी मार के इधर कर दिया वो डिजाइनर ने, इसलिए ऐसा हो गया। तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल हम खींचते इमेजिन नॉर्मल, ये सब क्या रहते, एक ही लाइन में, एक प्लेन में रहते, एक लाइज इन प्लेन। अब ऐसा भी बोल सकते हैं बोथ दे आर इन सेम प्लेन, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट होके जाएंगी वो सेम प्लेन में ही रहेंगी जो प्लेन में हमारा नॉर्मल और इंसिडेंस है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से हम देख सकते हैं। एंड द टू रेज ऑन आइदर साइड ऑफ द नॉर्मल। दूसरा बोल सकते कि भाई नॉर्मल के दो अपोजिट साइड में दोनों रेज रहेंगे, एक इधर एक इधर, क्योंकि जाहिर सी बात है नॉर्मल खींच रही है अपन वहां पे, तो इसलिए दोनों दो अपोजिट साइड्स रहेंगे। मेन बात और याद रखने की ये है, मेन जो लॉ है हमारा, है ना, ये लॉज ही है असल में। इसको दो, इसको एक, 3 लॉ भी बोल सकते हैं आप, तो शॉर्टली भी बोल सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमेशा याद रखें। दूसरा है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है मालूम भाई, 10 में पढ़े रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तफसील में। ये लाइट ऐसे जब इंसिडेंट करते हैं हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, दो मीडिया अलग अलग, तो ये जब इधर जाना चाहिए सीधा, लेकिन क्या हो जाती, थोड़ी बेंड हो जाती, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और फिर यहाँ पर ये जो सपोज करो एंगल θ1 θ2 है, और ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो यहाँ पर वेलोसिटी है वो कम रहती, ये डेंसर मीडियम है, और रेयर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा रहती। इसी को थोड़ा सा लॉस के फॉर्म में बोलते हैं। पहले तो वही सेम हमारा ये पहला जो है यहाँ पर भी सेम, खाली रिफ्लेक्शन के बजाय रिफ्रैक्शन बोल देना। रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन द प्लेन फॉर्म बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एट टू रेज आर आइदर साइड ऑफ द नॉर्मल। सेम है, खाली रिफ्लेक्टेड के बजाय रिफ्रैक्टेड बोल देना है भी। और दूसरा जो मेन बोलना है वो है ये वाली बात के एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्ट θ2 आर रिलेटेड बाय स्नेल लॉ गिवन बाय, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n1 बाय ये n2 बाय n1 इज इक्वल टू sin θ1 बाय sin θ2, और इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू sin θ1 बाय sin θ2, या इसको i इसको r बोले तो भी sin i बाय sin r, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नेचर ऑफ लाइट। सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ लाइट। तो नेचर ऑफ लाइट सब लोगों ने अपने अपने दिल से अलग अलग बातें बोली हुई है, तफसील में आगे अपने को जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम और ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट तफसील में देखना है, वहां पर और डिस्कस करेंगे। पहले तो देख लेंगे न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, यानी न्यूटन ने पोस्टुलेट, सब न्यूटन हर जगह आ जाता अपने को मालूम। वैसे यहाँ पर भी न्यूटन लाइट के ऊपर भी अपना कंसेप्ट, अपना नजरिया दिया। लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या बोल दिया था इसने, लाइट जो है बोले बारीक बारीक पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। दैट इज कॉर्पस्कल्स व्हिच आर हार्ड, इलास्टिक एंड मासलेस, ये बोल दिया है ना, लेकिन हमको बाद में मालूम ऐसा कुछ है ही, तो ये गलत भी बोला था उसने। लाइट इमिट दीज कॉर्पस्कल्स विथ travel along a straight line which travel along straight line in the absence of external force। एक straight line में इन्हों travel करते बोल के बोल दिया। When the light corpuscles strike on the reflecting surface they undergo elastic collision। Reflection क्यों होता बोले तो इन्हें बोला जाके टक्कर खाते और reflection हो जाता। Refraction क्यों होता बोले तो हाँ attraction होता बोल दिया था। और different color जो रहते वो different size रहते इन corpuscles के, इसलिए रहता, ये बोल दिया। During refraction difference in the attractive force between corpuscles cause change in the direction of corpuscles, ये भी बोल दिया। चेंज डायरेक्शन इसलिए होता है, ये बोल तो दिया, लेकिन चूंकि बड़ा साइंटिस्ट है गलत बोला, वो भी पढ़ना पड़ता आपने को, तो थोड़ा सा ड्रॉबैक्स इसके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि थ्योरी इसकी क्यों सही नहीं थी। सबसे पहले द थ्योरी प्रेडिक्टेड दैट स्पीड ऑफ लाइट इन द डेंसर मीडियम इज मोर देन स्पीड ऑफ लाइट एट मीडियम, लेकिन ये सही नहीं है।
ये थ्योरी को सही अपन ह्यूजिन के बाद प्रूफ भी करे, जिसको रिफ्रैक्शन के लॉ में भी लिए, विच वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन रॉन्ग। और दूसरी बात, इट कुड नॉट एक्सप्लेन फेनोमेना सच एज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, लाइट, ये सब चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सका। पार्टिकल है तो ये कहाँ से होता, कैसा होता, ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसके बाद आया वेव नेचर बताने वाला, कौन? ह्यूजिन। ये है क्रिस्टोफर ह्यूजिन। ह्यूजिन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट, चूंकि इंपॉर्टेंट है अपने, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। लाइट एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स इज प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। लाइट एनर्जी किसके फॉर्म में होती है? वेव के फॉर्म में ट्रैवल होती है, ये बोल दिया इसने। तो एक्सप्लेन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव थ्रू वैक्यूम, ह्यूजिन सजेस्टेड एक्जिस्टेंस ऑफ हाइपोथेटिकल मीडियम का लीथा। पहले तो इन्होंने बोल दिया था कि ये जो वेव्स है लॉन्जिट्यूडनल वेव है। अब लॉन्जिट्यूडनल वेव है बोले तो अपने को मालूम उसको मीडियम होना, तो इन्होंने बोल दिया था हाइपोथेटिकल मीडियम है ईथर। बाद में प्रूफ करे कि लॉन्जिट्यूडनल वेव नहीं है, ट्रांसवर्स वेव है, और फिर ईथर की जरूरत है ही नहीं, और ईथर ऐसा कोई एग्जिस्टेंस हमारे पास है ही है क्या भाई? नहीं, कुदरत में कहीं ऐसा देखेगा ईथर नहीं दिया। इसको ढूंढे तो पूरी कोशिशें नाकाम हो चुकी। उसके बाद इसके मेरिट्स भी है, फायदे भी है कि इस वजह से हम क्या क्या कर सकते हैं, इट गिव्स सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, मिरर लेंसेस, ये सब चीजें, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, सब चीजें एक्सप्लेन हो चुकी है हमारी इस वेव नेचर की वजह से। वेव के अंदर ही चीजें होती है। सो इट एक्सप्लेन फिनोमेना इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। It proved that the velocity of light in rare medium is greater than that is denser medium। तो ये भी प्रूफ किया इसने। न्यूटन ने जो गलत बोला इन्होंने वापस नहीं बताया, लेकिन इसके ड्रॉबैक भी। माइकलसन एंड मोरली थ्योरी डिसअप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर मीडियम। पहले तो ये दोनों ने मिलकर प्रूफ करे ईथर एग्जिस्ट नहीं करता। Huygens theory assume that the backward traveling will not be effective, which is incorrect। फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसके प्रिंसिपल को भी आगे देखेंगे, ओनली फॉरवर्ड में ही एप्लीकेबल है, बैकवर्ड में एप्लीकेबल नहीं है, जो कि इनकरेक्ट है। ये याद रख लेना 2 मार्क्स के लिए। सिर्फ मेरिट भी, डीमेरिट भी पूछ सकता, व्यूज भी पूछ सकता, कोई हार्ड चीज नहीं है। थ्योरी की बात है, अच्छे से याद रखें। ग्रेट। वेलोसिटी ऑफ लाइट रेयर मीडियम इज ग्रेट। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिए रिवीजन। लाइट एज ए वेव, थोड़ा लाइट को तफसील में देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 11 का चैप्टर है, जिसमें हमने बोले थे कि भाई एक इलेक्ट्रिक वेक्टर, एक मैग्नेटिक डायरेक्शन का वेक्टर, दोनों मिलकर बनाते हैं इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच कैन प्रोपेगेट थ्रू वैक्यूम आल्सो। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये बोलने हैं हम आपने। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर एंड कंसिस्ट ऑफ टाइनी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोई थोड़ा सा रिपीट है 11 का पार्ट लाइट के बारे में। लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। मीडियम की जरूरत नहीं है, वैक्यूम से भी आ सकता। द स्पीड ऑफ लाइट v डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी v1 by v2 भी आप उसको बोल सकते हैं। और एब्सोल्यूट की बात चल रही है यहाँ पर, तो पहला मीडियम हमारा वैक्यूम लेते हैं, यानी c by v बोल सकते हैं आप, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अदरवाइज कोई दो मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट से निकाल सकते हैं, v1 by v2। ह्यूजिन्स थ्योरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ह्यूजिन की थ्योरी। प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स क्या रहता? पहले तो जो हम सोर्स ऑफ लाइट ओरिजिनल ले रहे वो प्राइमरी। अब प्राइमरी सोर्स पे हमने अगर वेव फ्रंट खींचा, वेव फ्रंट क्या है? तो अगर हमने ऑल डायरेक्शन में जो है तो लाइट ट्रैवल होती है, हमको मालूम है सोर्स से लाइट निकलती है और ऑल डायरेक्शन में, पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। अब हमने क्या करे, एक पर्टिकुलर सेम फेस के पॉइंट्स को पूरे मिला दिए, यानी लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम हम सेम फेस, तो वो जो सरफेस बनेगी वो रहेगी हमारी वेव फ्रंट। ठीक है, चलिए जरा ध्यान से देखते हैं प्राइमरी सोर्सेस क्या क्या है। यहाँ पर बता दिया, डायरेक्ट लाइट निकल रही है प्राइमरी सोर्सेस, ये मोमबत्ती हो गया, आग हो गया, ये मस्ताड़ी, ये डायरेक्टली यहाँ से हमारे पास लाइट का इमिशन हो रहा, तो ये है हमारे प्राइमरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस आर द सोर्सेस दैट इमिट लाइट ऑफ देयर ओन ड्यू टू देयर हाई टेम्परेचर, द इफेक्ट ऑफ करंट बीइंग पास थ्रू देम एंड केमिकल एंड न्यूक्लियर रिएक्शन, ये रीजन है इसके, ये है हमारा प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स यानी उसकी खुद की लाइट नहीं है, जैसे कि मून की सेकेंडरी लाइट है, क्योंकि मेन सूरज की लाइट इस पे, सनलाइट इस पर आती है, फिर अपने तक,
तो ये सेकेंडरी सोर्सेस बोलेंगे हम इनको। यानी सेकेंडरी सोर्स आर दो सोर्सेस व्हिच डू नॉट प्रोड्यूस लाइट देयर ओन बट रिसीव लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्स एंड आइदर रिफ्लेक्ट और स्कैटर पे। ये हम बोल सकते हैं इस तरह से। फेज ऑफ अ वेव, वेव का फेज कैसा रहेगा उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। यानी अगर केरेस पे केरेस, ट्रफ पे ट्रफ जैसे है देखो एक साथ, तो इसको बोलेंगे हम सेम फेज है, इन फेज है। और अगर दोनों अपोजिट है, केरेस इसका ट्रफ इसका, मतलब इसका मैक्सिमम इसका मिनिमम, इसका मैक्सिमम इसका, इसको बोलेंगे आउट ऑफ फेज है। ठीक है, इसको अपन ने साउंड में समझने के लिए बोले भाई एक साथ एक आवाज में बच्चे जो है सारे जहां से अच्छा पढ़ रहे, तो अपन दूर भी है तो अपने को क्लियर आवाज आ जाएंगे। अगर 10 बच्चे भी पढ़ रहे तो एक साथ वही, अगर कोई फंक्शन हॉल के बाहर ठहर के आवाज सुन रहे कौन क्या बोल रहा समझ में नहीं, 1000 भी लोग होंगे तो क्योंकि सबका आउट ऑफ फेज हो जा रहा है, इसका सा उसका रे इसका गा, सब एक दूसरे में मिक्स, यानी कि आउट ऑफ फेज इसको हम बोल सकते हैं। यानी द फेज ऑफ द वेव एट अ पॉइंट इज डिफाइंड बाय द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट एज वेल एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से कितने डिस्टेंस पे है और सबका जो क्या है वेलोसिटी क्या है, उसका डिस्टेंस क्या है, वो सब चीजों पे डिपेंड करेगा फेज क्या है। तो वो एक ऑब्जेक्ट है, उससे कितनी स्पीड से लाइट वेव निकली और कहाँ तक पहुंची और उसका फेज क्या है, उसी पर हम डिपेंड करेंगे। दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन क्या है, यानी स्टेट ऑफ मोशन क्या है उसकी पार्टिकल की, और डिस्टेंस क्या है, इस हिसाब से हम फेज बताएंगे। वेव फ्रंट जो अभी बोले हमने, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट किसको बोलेंगे, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज एट गिवन इंस्टेंट। जैसे कि सपोज करो ये ओ हमारा सोर्स है, यहाँ से लाइट इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही, लाइट बता दी हमने। अब हमने ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ऐसे सेम पॉइंट को पूरे मिलाए सेम फेज वाले, तो ये बन गई हमारी वेव फ्रंट, ये भी बन गई वेव फ्रंट, वैसे ये लास्ट वाली भी बन गई पूरी वेव फ्रंट, यानी सेम सेम वाले, तो इसको बोलेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। पॉइंट सोर्स जब रहता तो बनने वाली जो वेव फ्रंट होती है वो स्फेरिकल शेप में होती है। The wavefront originating from a point source, light at finite distance is called spherical। और वहीं दूसरे हमारे पास जो है सिलेंड्रिकल भी होती है, अगर पॉइंट सोर्स के बजाय एक्सियल सोर्स हम लेते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे देखें तो ये जो सर्कल है, सर्कल हमको मालूम है, सर्कल को जूम कर दिए इतना बड़ा जूम, और उस सर्कल को जूम करके एक छोटा सा पार्ट को जूम करके देखे तो वो स्ट्रेट लाइन दिखती है। तो वैसे ही प्लेन वेव फ्रंट भी रहेगा, लेकिन खाली एक चीज याद रख लेना, ये डिस्टेंस बहुत दूर है, एट ए लार्ज डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सोर्स, तो वो स्फेरिकल ही है, लेकिन लार्ज डिस्टेंस होने की वजह से हमको कैसा दिखेगा, प्लेन। जैसे कि जमीन है हमारी, जमीन हमको कहीं भी दिखता है स्फेरिकल, फील अपने को नहीं होता क्योंकि अपन बहुत छोटे एज कम्पेयर टू साइड ऑफ अर्थ, तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है। इफ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट इज टेकन इट विल अपीयर टू प्लेन, वो प्लेन अपने को अपीयर होती है द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन परपेंडिकुलर टू इट, परपेंडिकुलर डायरेक्शन उसकी जहाँ से आ रही, और ये हमको छोटा टुकड़ा लेके देखे प्लेन दिख रहा, तो इसको बोलते हैं हम प्लेन वेव फ्रंट। और उसके अलावा जो है शेप ऑफ वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल भी हो सकता, कब, जब हम एक्सियल सोर्स लेते हैं। चलिए उसके बाद ह्यूजिन का प्रिंसिपल क्या बोला ह्यूजिन ने, तो चलो ये हमारा प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रही, ये बना प्राइमरी वेव फ्रंट पहला, वैसे यहाँ का भी ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। अब इस पे हमने क्या करे, ये इस पे एक एक पॉइंट को इमेजिन कर लिए, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट है, इनको बोले सेकेंडरी सोर्सेस। क्या बोले, सेकेंडरी सोर्स। और अगर इनके वेव फ्रंट बनाए तो इधर बैक बनाने की जरूरत नहीं, खाली फ्रंट में बनाए, ये सेकेंडरी सोर्सेस हो गए। और इन सेकेंडरी सोर्सेस पे ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाए, इस पे अगर टेंजेंट खींचे सो वी गेट द नेक्स्ट पोजीशन ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट। ये प्राइमरी की थी पहली, ये प्राइमरी की दूसरी पोजीशन मिलेंगी। ऐसी जिस पे भी लेके सेम, अगर टेंजेंट खींचे फिर तीसरी फिर चौथी, इस तरह से आप जो है स्फेरिकल रहा तो ऐसा, प्लेन रहा तो ऐसा, नेक्स्ट पोजीशंस प्राइमरी वेव फ्रंट के हासिल कर सकते हैं। चलिए थोड़ा देखते हैं। पहले तो थ्योरी क्या है, स्टेटमेंट क्या है, ईच वेव ऑन वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट की बात चल रही है, ईच वेव ऑफ प्राइमरी फ्रंट एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि ये प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स है वो सब क्या करेंगे, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेंगे एंड इमिट सेकेंडरी वेवलेट्स या सेकेंडरी वेव्स, जिसको वेवलेट्स बोलते हैं, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में लाइट इमिट करेंगे, विच ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल। द न्यू वेव फ्रंट कैन बी ड्रॉन बाय टेकिंग इनवलप, ये टेंजेंशियल सरफेस या इसको बोल रहे हैं हम इनवलप, इनवलप ऑफ दीस सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रैवलिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये याद रखना, फॉरवर्ड में चलता, रिवर्स में नहीं होता। Thus, envelope of the secondary wavelets forward direction, the wavelets traveling in backward direction are ineffective. तो ineffective रहेगा, और हमको न्यू जो पोजीशन होना, हम क्या करेंगे, इस पे इनवलप खींच के, ये ब्लू कलर में जो इनवलप खींच के हासिल कर लेंगे। समझ में? तो ये है हमारा ह्यूजिन का प्रिंसिपल। स्फेरिकल वेव फ्रंट है तो ये स्फेरिकल का कंस्ट्रक्शन बोलता, अपने क्या बोलता, डिफाइन ह्यूजिन्स प्रिंसिपल
एंड एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट। तो अभी जो बोले वो डिफाइन डेफिनेशन लिख देना, फिगर नहीं बनाए तो चल ये फिगर बना देना। क्या ये लेट अस कंसीडर सोर्स है, बस उसको नाम रखो आप अपने अल्फाज में शॉर्ट कर दो। लेट अस कंसीडर सोर्सेस है एंड प्राइमरी वेव फ्रंट का नाम रख दो PQR, प्राइमरी वेव फ्रंट है। देन अकॉर्डिंग टू ह्यूजेन प्रिंसिपल एवरी पॉइंट ऑन दिस प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड इमिट्स सेकेंडरी वेवलेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। एंड इफ वी ड्रॉ एनवेलप P1 Q1 R1 on these secondary wave fronts we get the next position of the primary wave front as shown in figure। इतना भी बोले तो काम चल गया। अब वो थोड़ा सा उसको थोड़ा खाली नाम रख के बोले चलो देखो फिर से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक फाइनाइट और डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन होना। तो पहले S सोर्स ऑफ लाइट सपोज कर लिए हमने जैसे दिख रहा, और बोले कि PQR एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ये जो हम पहली हमारी प्राइमरी वेव फ्रंट जिसको हम बोल सकते हैं। फिर वेव फ्रंट PQR क्या करेंगे, प्राइमरी वेव है जो प्रोपोगेट हो रहा, और उस अकॉर्डिंग टू ह्यूजेन प्रिंसिपल अपने को मालूम है इस पे का हर एक पॉइंट क्या करेगा, अपने आप को सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव कर रहा मतलब सेकेंडरी वेवलेट्स करेगा। फिर हमने एनवेलप खींचे तो क्या बना, और वो डिस्टेंस ले ले VT, क्योंकि फॉर्मूला है वेलोसिटी का डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये ले लिया अपने सेंटर एज VT डिस्टेंस लेके हमने ये रेडियस लेके कर्व्स बना दिए पूरे हर पॉइंट का, एक वेव फ्रंट सेकेंडरी है ना, सेम डिस्टेंस लेके यहाँ से यहाँ रख के खींचना, यहाँ रख के खींचना, ऐसे पॉइंट्स लेके खींचे तो ये बन गए नए हमारे स्फेयर्स सेकेंडरी जिसको हम बोल सकते हैं वेव फ्रंट्स। और इस पे खींच देना फिर इन्वेलप, और फिर हेमिस्फीयर खींचे क्योंकि ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखे, और P1 Q1 R1 खींच दिए तो ये बन गई हमारी नेक्स्ट पोजीशन। दिस सरफेस इज द न्यू वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट T। VT डिस्टेंस लिए तो T टाइम के अंदर नेक्स्ट पोजीशन मिली, T बढ़ाते जाएंगे ये डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, और वो अपने को जितने टाइम का होना उतने टाइम का मिलते जाएगा। और जैसा स्फेरिकल मिला, और ये तो बोल दी कि SPN1 जो है ये SPN1 SQN2 SRN3 ये जो है हमारे जो ये प्रोपोगेशन डायरेक्शन के जो है परपेंडिकुलर रहते, ये प्रोपोगेशन की तरफ रहते, वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर रहते, सो इनको हम वेव नॉर्मल भी बोलते। क्या बोलते, वेव नॉर्मल बोलते, याद रखो, वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर वेव नॉर्मल। जैसे अब यहाँ पर प्लेन, वो अभी देखे स्फेरिकल, सेम पॉइंट रहते पूरे, खाली क्या करना स्फेरिकल के बजाय प्लेन बोलते हैं, बाकी पूरा सेम थ्योरी भी लिखे तो चल जाए, सेम टू सेम थ्योरी। चल नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट ए प्लेन सरफेस। चलो प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन कैसा होता है बोलो, ये चेक थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्रूफ देना है, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का कैसे देंगे। देखो सबसे पहले थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसी है, XY एक हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पहले ये खींच देना XY रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये बोल दिए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। AB प्लेन वेव फ्रंट दिख रहा है, AB ये AB प्लेन वेव फ्रंट, मतलब दो रेज है, ये दो रेज एक साथ आ रही हैं, तो ये क्या बन गया वेव फ्रंट, क्योंकि हमको मालूम है दो सेम फेस के पॉइंट को जो सरफेस मिलाता है वो वेव फ्रंट कहलाता है, यानी AB वेव फ्रंट हो गया। और चूंकि इंसिडेंट का है तो इंसिडेंट वेव फ्रंट बोल सकते हैं आप। ये ऐसे ही आया यहाँ पर खींचेंगे, यहाँ एक वेव फ्रंट बनेगा, यहाँ खींचेंगे, लास्ट जो बनेगा वो बनेगा ये PA1 बनेगा। इसके बाद क्योंकि यहाँ से इन्हें रिफ्लेक्ट होने वाला है तो ये लास्ट इंसिडेंट वेव फ्रंट बनेगा A1P, जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये ऐसे तो आया, ये इधर से आया, अब ये इधर जा रहा, और ये वाला P से B1 की तरफ जा रहा। जब A1 से R पहुंचा, ये P B1 पे पहुंचा, और फिर से ये सेम फेज में आ गए R और B1। अब जब आप देखेंगे इधर देखेंगे ये सेम फेज वाले पॉइंट, यानी ये बन गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, इस तरह से बना दिया। और यहाँ बन गए दो ट्रायंगल्स, दिख रहे दो ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, बस अपने काम के यही दो ट्रायंगल है। अब बोले ये पूरा 90 रहता, पूरा कितना रहता 90, ये R है तो ये बचे वाला ये कितना होगा R90 माइनस R, वैसे ये पूरा I है तो ये ऊपर का I, तो ये बनता 90 माइनस I, इतना याद रख लेना। और थोड़ा सा यहाँ बोल देंगे फिगर में कौन सी चीज क्या दिख रही, भाई RB1 ये रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट दिख रहा, RB1 है ना, रिफ्लेक्शन के बाद का है, तो RB1 रिफ्लेक्टेड बोल सकते हैं आप, रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। और ये A1P या AB या A1P ये इंसिडेंट वेव फ्रंट्स है, तो ये अपने को यहाँ का बोलना है सिर्फ A1P बोल दो, और इधर का B1R बोल दो। और A1M B1 ये नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल, ये एक नॉर्मल के इधर इंसिडेंट एंगल, इधर रिफ्लेक्शन एंगल बता दिए। वही चीज इधर I एंगल, इधर R एंगल, ये I ये भी I, ये भी R ये भी R, क्योंकि दोनों पैरेलल हुए इंसिडेंट्स, I जितना R भी दोनों का उतना ही करना, ये तो हमको बता देनी है। अब देखो जरा नेक्स्ट,
प्लेन वेवफ्रंट ए बी इज एडवांसिंग ऑब्लिकली टुवर्ड्स प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई विथ वेलोसिटी v। सपोज करें कि वेलोसिटी क्या है, v है इस हमारे ए बी वेवफ्रंट। व्हेन ए रीचेस एक्स वाई a1, b रीचेस इस पॉइंट, a पहुंचता है a1 पे तो b पहुंचता है p। अब a1 से रिफ्लेक्ट होके जाता r की तरफ, तो p से ये जाता b1 की तरफ, है ना। रे एट b पॉइंट लीजिए, b से पहुंचता p की तरफ, a पहुंचता a1 की तरफ, a1 जाएगा r की तरफ, p से इन्हें जाएगा b1 की तरफ। ये बोल दिया अपन ने। नेक्स्ट, और उसके बाद हमको मालूम है ये डिस्टेंस t टाइम में हुआ, ये डिस्टेंस t टाइम में हुआ, और वेलोसिटी चूंकि दोनों भी एयर में थे तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा v1t, इसका भी डिस्टेंस हो जाएगा v1t, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम मीडियम में है v1, और इसको जो टाइम लगा इसको भी लगा, यानी हम बोल सकते a1r जितना होगा pb1 भी उतना ही, डिस्टेंस दोनों सेम। यहाँ लिख दिए a1r pb1 vt क्योंकि वेलोसिटी और टाइम सेम है दोनों का, तो ये पहले ला दिए। अब लेंगे दो ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे। दोनों ट्राइंगल में अपने को एक चीज मालूम है, 90 बन रहा है, बता दिए 90 बोले तो क्या है भाई, और ये एंगल भी ले लिए 90 माइनस आर, ये 90 माइनस आई, ये बता दिए। फिर अपने को मालूम है दोनों ट्राइंगल जो है a1r b1, ये a1r b1, दूसरा ये वाला a1p b1, ये नीचे वाला एक ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में हमको मालूम है, अभी बोले हमने कि ये साइड और ये साइड वीटी सेम है। दूसरा अगर देखेंगे तो ये a1 b1 दोनों में जो है कॉमन है, समझ में आ रही बात, ये कॉमन और ये साइड सेम, यानी कॉमन साइड, और ये हाइपोटेनस है असल में, हाँ इसका भी यानी कॉमन हाइपोटेनस, ये एक साइड सेम, यानी हाइपोटेनस साइड टेस्ट लगा के बोल सकते दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आ गया ज्योमेट्री थोड़ा, तो कॉन्ग्रुएंट और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो दो बातें मालूम अपने, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम रहते, ये काम का है, ये ले लो चलो, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम रहते। तो कैसा भाई, इसका ये एंगल 90, इसका ये एंगल 90, और इसका ये एंगल 90 माइनस आर, इसका ये एंगल 90 माइनस आर, दोनों इक्वल रहेंगे। तो ले लिए RA1 B1 PB1 A1, दोनों एंगल इक्वल रहेंगे क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। फिर इसकी वैल्यू 90 माइनस आर, इसकी वैल्यू 90 माइनस आर, 90 कट गया, माइनस माइनस कट गया, इक्वल टू आर। यही तो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन प्रूफ कर दिए यहाँ पे इस तरह से, और बोल देना दिस एक्सप्लेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ह्यूजिन के प्रिंसिपल से ये प्रूफ करके बताया हमने। ह्यूजिन की जो थ्योरी है वो यहाँ पर हमारे काम में आ गई, प्रूफ हुआ, जो बोले ना हमने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन प्रूफ करता है ये। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन वाला उसके बाद बिटवीन टू मीडिया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिफ्रैक्शन मालूम है अपने क्या है, रिफ्रैक्शन में ये इंसिडेंट हुआ, थोड़ा ज्यादा क्रॉस करके बताया, अच्छा समझना। रिफ्रैक्ट ऐसा सीधा जाना चाहिए, लेकिन इधर बेंट हो गया, ये भी बेंट हो गया, तो वही हमारा ये भी इंसिडेंट, ये भी बी पे पहुंचा, A1 पे पहुंचा। अब ये इधर जाएगा तो इन्हें इधर जाएगा, फिर बाद में ये आगे इधर भी रिफ्रैक्ट होगा। इनफैक्ट ये आई, और रिफ्रैक्शन को भी स्मॉल आर से ही करते हैं अपन, स्मॉल आर आई ए स्मॉल आर रिफ्रैक्शन। अब ये तो हमने बता दिए, और यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा, वेलोसिटी चेंज होगी। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक टी टाइम में आ रहा तो इसकी रहेंगी v1t, और इन्हें उतने टाइम में यहाँ से यहाँ तक आ रहा तो ये v2t डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस अलग अलग रहेगा। और यहाँ पर भी दो ट्राइंगल बन रहे, दो ट्राइंगल लेने का, दोनों में साइन थीटा लगाने का, साइन अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, यहाँ भी साइन अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, तो लगाने का, इसने ला में रखने का, खुद ही प्रूफ हो जाता। और याद रखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका इनटू μ1 μ2 भी ले सकते। चलिए पहले वो थोड़ा सा बता दिए, एक्सप्लेन, लेट अस कंसीडर xy है, प्लेन है, n1 ऊपर एयर है, n2 गिलास है ना। A plane wave front AB is advancing obliquely XY from wave incident करे हमने, A1 पे पहुंचा, ये रिफ्रैक्टेड रे कौन से दो बन रहे वो बता दिए। उसके बाद V1 V2 है, तो ये हमारे पास जो बोले हमने PB1 V1t होगा, देखो P से B1 क्या होगा V1t, और उतने टाइम में ये इधर है तो V2t हो जाएगा, है ना, A1R V2t। ये देखो डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस देखो ज्यादा है, ये हवा में है और ये ग्लास में। फिर प्रूफ करे लॉस कैसा। अब यहाँ पर भी हमको मालूम है कि ये जो A1M कहीं देखो A1M ये I है ना, ये I, और प्लस MA1P MA1P ये वाला, ये दोनों मिला के होते 90, क्योंकि ये पूरा मिला के क्या होता 180, पूरा मिला के क्या होता 180 हो जाता। तो हमको मालूम है ये दोनों एक दूसरे पे 90, और ये मिला के 90, यानी हम इसको लिख सकते कि ये और ये मिला के 90 बता दिए। और वैसे इधर वाले में भी बता दिए सेम, MA1P PA1B PA1B MA1P, यानी ये पूरा 90 डिग्री
फिर इक्वेशन दोनों को मैच करे तो हमको मालूम है ये आई तो ये अंदर वाला भी आई। ये अंदर वाला आई नहीं मालूम था अपने को, अपन ने ये आई था तो हमने क्या बोले भाई ये 90 है, ठीक है, तो ये 90 माइनस आई होता। फिर ये भी 90 है तो हमने क्या करे 90 माइनस आई इक्वल टू 90 पुट करे तो ये टुकड़ा मिल गया आई, सीधा सीधा, क्योंकि ये दोनों भी 90 है। तो इस तरह से हम बोल सकते ये x सपोज करो x प्लस आई इक्वल टू ये x प्लस आई सेम आ रहा, यानी x प्लस ये कुछ तो भी सेम आ रहा तो कुछ तो भी i के बराबर हो जाता है। इस तरह से ले, ठीक है। अब ये नहीं भी बोले तो चलता, डायरेक्टली रखे तो चलता, और जैसा ये लाए वैसा इधर नीचे r लाए, ये r तो ये अंदर वाला भी r, ये r ये अंदर वाला ये वाला हिस्सा r रहता बोल के बता दिया पूरा, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोनों को लाने के बाद जो मेन अब जो करेंगे अपन बोलेंगे डायरेक्टली A1PB1 काइंड ट्रायंगल A1PB1 ये ऊपर वाला ट्रायंगल। यहाँ लो साइन की वैल्यू क्या है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, तो ये PB1 बाय A1B1 और PB1 की वैल्यू पहले बोले V1T, नीचे की तो एज इट इज रख दी। सेम नीचे ट्रायंगल में भी लो साइन R तो ये हो जाएगा ये अपोजिट साइड है A1R और ये हाइपोटेनस, और दोनों को फिर डिवाइड कर दिए तो A1B1 A1B1 कट गया, क्या आ जाता V1T बाय V2T, और फिर उसको TT को भी काट दिए तो आ जाता sin A बाय sin R इज इक्वल टू V1 बाय V2, और हमको मालूम है V1 बाय V2 को हम N2 बाय N1 भी लिख सकते और इसको N भी लिख सकते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और sin A बाय sin R इसने लॉ का प्रूफ दे रहा, और यही तो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो तकरीबन जो ऑल डायरेक्शन वाले वेक्टर्स है वो अंदर पूरे नहीं आते हैं, तो हम क्या करते रहे एक डायरेक्शन में उसको लिमिट करते रहे, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। द फेनोमेना ऑफ restriction of vibration of light waves in a particular plane perpendicular direction of wave motion is called polarization। जैसे कि एक unpolarized light है, all direction की है, हमने क्या करे सिर्फ एक ये वाले डायरेक्शन वाले अगर हमने उसको स्क्रीन दिए उसके पास सिर्फ ओपैक सिर्फ वही जाएगा जो ये वाले के डायरेक्शन, बाकी सब क्या हो जाएंगे रुक जाएंगे, यानी अनपोलराइज को प्लेन पोलराइज कर सकते हैं। और फिर टोटली इसके वेक्टर के परपेंडिकुलर दे दिए तो फिर तो और रुक जाएगा, यानी थोड़ा सा उसके बारे में हम देखेंगे। पहले अनपोलराइज लाइट क्या रहता है, अनपोलराइज यानी लाइट विच द वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर्स आर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में अगर वाइब्रेट कर रहे तो वो है अनपोलराइज लाइट, शुरू में UPL बोलते हैं उसको शॉर्ट में। प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन यानी एक सिंगल डायरेक्शन में, ये एक डायरेक्शन या एक ही कोई भी एक डायरेक्शन में अगर है द लाइट वेव in which vibrations of electric vectors are confined only one plane is called plane polarization of light। और अगर plane of vibration क्या, तो जिस plane में वो वाइब्रेट कर रहा, जो plane बन रहा पूरा, the plane in which vibration polarized take place is called plane of vibration। और plane of polarization क्या, तो plane of perpendicular to the plane of vibration, जिस plane में ये वाइब्रेट कर रहा हम उसको रोक दे रहे, रोकने को तो बोल रहे पोलराइजेशन, तो यहाँ पर हम बोलेंगे वो प्लेन जो परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को, यानी प्लेन परपेंडिकुलर जो वाइब्रेशन को परपेंडिकुलर है उसको बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। रेस्ट्रिक्शन कर देना कैसा भी जरा ध्यान से देखो। अब यहाँ पर अनपोलराइज लाइट थी, ऑल वेक्टर थे ये पूरे ऑल डायरेक्शन के, लेकिन आपने क्या करे सिर्फ ये ऐसे ऐसे यानी पैरेलल, इसके पैरेलल जो लाइट रहेंगी वही आगे पास होंगी, जैसे यहाँ नजर आता, बाकी की लाइट क्या हो जाएंगी यहाँ रुक जाएंगी। ये है हमारा पोलरॉइड, इस तरह का जो है हम यूज करते, और कहाँ कहाँ यूज करते, ठीक, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन जो कि ब्रीवेस्टर ने बोला, ये इंपॉर्टेंट है। तो ब्रीवेस्टर्स लॉ क्या बोलता, वही उन्हें बोलता है कि म्यू इज इक्वल टू tan थीटा p, यानी जो पोलराइजिंग एंगल का टेंजेंट अगर लेते हैं हम tan लेते हैं वो इक्वल रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ठीक है। स्टेटमेंट द टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, समझ में आया, ई है म्यू इज इक्वल टू tan p या tan थीटा p भी आप उसको, और अकॉर्डिंग टू ब्रीवेस्टर लॉ tan थीटा p इज इक्वल टू म्यू, म्यू के बजाय n भी बोल सकते हैं और उसको N2 बाय N1 भी लिख सकते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बोले लाइट इंसिडेंट करे, यहाँ पर कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट हो गया और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्शन हो गया, यानी आपने यहाँ पर क्या कर दिए पोलराइजेशन कर दिए रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के थ्रू, यानी कि पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, यानी ज्यादातर हिस्सा रिफ्रैक्ट हुआ और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये पोलराइजेशन हो गया ना, एक डायरेक्शन में कर दिया आपने। ये देखो यहाँ डॉट भी है और वेक्टर भी है, लेकिन इधर सिर्फ वेक्टर गए इधर डॉट आ गए, यानी दो अलग अलग जो है हमारे पास नजर आ गया कि हमने यहाँ पर पोलराइजेशन कर दिया। और पोलराइजेशन करने के बाद ये जो फॉर्मूला बोले अपन ने, ये क्या है ब्रीवेस्टर लॉ है, इसको वर्डिंग में बोल देना है काफी है, और फिर फिगर को एक्सप्लेन कर देना और बोल देना ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस कुछ हम क्या बोलते हैं ब्रीवेस्टर एंगल भी बोलते हैं, ये जो एंगल बन रहा ये एंगल, और ये इसके इक्वल रहता है, यहाँ पे जो है यहाँ पे वही चलेगा, ठीक है। प्रूफ कैसा करते, तो हमको मालूम है भाई ये 90, ये वाला कितना है
90 है। और ये ऊपर जो आएगा ये सेम आएगा क्योंकि आई इक्वल टू आर होता है, तो ये थीटा भी तो ये थीटा भी, यानी थीटा भी और ये थीटा आर दोनों मिला के ना बहुत तो पूरा 180 होता हाफ, ये 90, ये दोनों मिला के 90 यहाँ लिख दिए, थीटा भी प्लस थीटा आर इक्वल टू 90। फिर अपने को मालूम है ये फार्मूला n1 sin b इज इक्वल टू n2 sin r, वही फार्मूला रख दिए, थीटा 1 थीटा 2 की जगह बी आर रखे। और फिर अपने को मालूम ये साइन ये इधर लाए, और हमको मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा, ये जो वैल्यू है इसमें से हमने क्या करे थीटा आर की वैल्यू निकाले, ये प्लस का इधर भेजे 90 माइनस थीटा भी हो गया, यानी थीटा आर की जगह रख सकते 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और इधर भेज दिए साइन थीटा बी बाय कॉस थीटा, साइन बाय कॉस क्या होगा tan, बस हो गया प्रूफ। इसको tan इनवर्स ऑफ म्यू भी लिख सकते हैं या n भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज इंटरफेरेंस की कंडीशन याद रखो, दो सोर्स ऑफ लाइट रहना, आइडेंटिकल रहना, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम रहना, और जब हम उनको एक दूसरे पे कांस्टेंट फेज डिफरेंस एक दूसरे पे इंसिडेंट सुपर इम्पोज कराए तो हमको एक पैटर्न नजर आता है ना। सबसे पहले समझने के लिए इंटरफेरेंस ऑफ वाटर वेव हमको बता दिया कि अगर आपने बलून लेके एक इधर टैप करे ऐसे कंटिन्यू, तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद इस तरह से एक स्ट्रक्चर नजर आएगा, है ना। इसका एक वीडियो डाले हुआ है पूरे बनाए, लेके मिल गया। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज द मॉडिफिकेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी हमको नजर आता है मैक्सिमम मिनिमम ऐसा अल्टरनेटली एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिनिमम हमको नजर आता, तो प्रोड्यूस बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर लाइट वेव्स। तो वाटर का भी वैसे ही रहता है, लाइट का भी वैसे ही बनेगा। चलो सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव, तो अगर दो क्रेस्ट मिले या दो ट्रफ मिले तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पे दो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, क्रेस्ट ऐसा साउंड में हमने देखे कि भाई अगर एक सा एक साथ सब बोले सा तो बड़ा सा बोल के, वैसे ही अगर एक सा रे गा मा अलग अलग बोल रहे सब तो सब एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, यानी आउट ऑफ फेज उसको बोलेंगे। कंस्ट्रक्टिव यानी कि क्रेस्ट से ट्रफ से, डिस्ट्रक्टिव यानी कि क्रेस्ट ट्रफ से ट्रफ क्रेस्ट से उल्टा, तो उसको बोलेंगे अपन जीरो डिस्प्लेसमेंट कंडीशन। कोहेरेंट सोर्स, अभी थोड़ा चीजें याद रखना, कोहेरेंट यानी दो सोर्स जिनका फेज कांस्टेंट रहता, टाइम इंडिपेंडेंट आर कॉल्ड कोहेरेंट। कोहेरेंट हम उसके लिए टर्म यूज करते, यानी सेम फ्रीक्वेंसी सेम फेज, कोहेरेंट बोलेंगे। मेथड टू ऑब्टेन कोहेरेंट करने के लिए दो तीन मेथड है। पहला ये है कि एक मिरर लगाओ, जिसका ये मेथड लॉयड ने बताया इसलिए लॉयड मिरर मेथड बोलते। क्या करो, एक मिरर लगा दो, तो एक रियल सोर्स ले, उसका रियल, अब अपन सपोज करो इधर एक इंसान ठहरा हुआ, इधर मिरर है, अपन जब देखेंगे ऐसे क्रॉस मिरर में उधर से अपने को उसकी कॉपी दिखी सीधा तो ये रियल सोर्स हम देखेंगे इधर से, तो इधर इसकी कॉपी सेम रियल दिखेंगी, यानी दोनों कोहेरेंट ही रहेंगे, यानी सेम फ्रीक्वेंसी। ये एक तरीका अच्छा है। Light from a source made to fall grazing angle on a plane mirror, light partially fall directly on the screen, some points are fallen after reflection। तो हमको एक है, दूसरा तरीका है बाय प्रिज्म फ्रेस्नेल का एक मेथड है। एक बाय प्रिज्म लगाए तो तो इधर से देखने वाले को दिखता, ये जो एंगल्स होते हैं इसके इसलिए दिखता है कि दो रे ऑफ लाइट, दो अलग अलग सोर्स है पीछे, यहाँ ये इमेजिनरी है रियल नहीं, लेकिन इधर ठहरने वाले को दिखता है कि दो अलग अलग है। जैसे डांसिंग लाइट वगैरह लगाते हैं उस पे कट लगे होते हैं उसके जो ग्लास पे, तो हम देखते हैं कि अंदर लाइट जितने 1000 लाइट दिख रहे हैं अपने को डिजाइन, बाहर स्ट्रक्चर उसका शैडो, लेकिन रियल में है क्या उतने नहीं है। तो वैसे यहाँ पर भी दो मैं बना सकते कोहेरेंट सोर्सेस इस तरह से, S1 S2 दो इमेजिनरी सोर्सेस बना सकते, ठीक है। तीसरा तरीका भी बहुत अच्छा है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग ने भी क्या करा, एक स्लिट लिया, दो बारीक सुराख करा, पीछे एक सोर्स लगाया, और एक सोर्स लगाया, इधर से देखने वाले को क्या दिखेगा, दो, एक ब्लैक कलर का आपने क्या करा, एक तवा लिए, दो सुराख कर दी, पीछे एक लाइट लगा, सामने से बोले देख तो दो सोर्स, दो सुराख में से दो सोर्स दिखेंगे। वैसे यहाँ पर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट इज मेड टू फॉल ऑन ओपैक स्क्रीन AB, ये AB स्क्रीन पे दो हमने सुराख कर दिए अलग अलग, और यहाँ से लाइट प्लेन वेव फ्रंट रखते, प्लेन यहाँ पर लेंस लगा के आप प्लेन बना सकते हैं, या दूर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस से ले सकते हैं। S1 S2 टू नैरो स्लिट्स है, स्लिट्स आर केप्ट 2-4 mm अपार्ट, दोनों का डिस्टेंस कम रहना चाहिए, ज्यादा बहुत नहीं रहना, 2 से 4 mm रखते, और वेव फ्रंट S1 S2 पे जब रीच होते हैं हमारे वेव फ्रंट्स, यहाँ से प्लेन वेव फ्रंट, फिर यहाँ से स्फेरिकल बन के निकलते, ठीक है। इतने बनाने के बजाय 3-4 भी बनाए तो आप काम चल जाता। S1 S2 सेकेंडरी सोर्सेस, यहाँ से अपने को सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करते हैं दोनों, ये प्राइमरी सोर्स है अपना, और ये दोनों क्या हो गए, सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। और फिर हमको मालूम है यहाँ से क्रेस्ट ट्रफ पूरा एक बनाए, इसका पहला प्रकार से बनाना, इसका क्रेस्ट सेम बनाना, इसका क्रेस्ट कोहेरेंट है, दोनों सेम रहता। फिर इसका ट्रफ डॉट 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 बनाना, इसका ट्रफ डॉट डॉट डॉट, फिर इसका कंटिन्यू लाइन क्रेस्ट, फिर इसका कंटिन्यू क्रेस्ट, सब 3 भी बनाए तो चलता। डायरेक्ट रे बना देते सर।
नहीं ऐसा बनाना, ऐसा हाँ वेव फ्रंट बना, वेव नहीं क्या बोले भाई, ठीक है समझ में आ गया ना। उसके बाद क्या होता है ये बोलते, क्रेस्ट ऑफ सेकेंडरी वेव, लेट्स सपोज अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क, ये ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, क्रेस्ट 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 पूरे मिला दी, क्रेस्ट ऑफ सेम वाले मिला एक अपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के मैक्सिमम में, फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, यानी अल्टरनेटली ब्राइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रोड्यूस ऑन द स्क्रीन, ठीक है। ये इस तरह से हम देख सकते हैं और इसी को बोलते हैं हम इंटरफेरेंस पैटर्न। अब ये है वो डेरिवेशन जहाँ पे हमको पाथ डिफरेंस, पहले तो अपने को सपोज कर लो एक ये S1 S2 वही सोर्स है हमारा, ये स्क्रीन है सबसे में, पूरा डिजाइन बनाने के बजाय खाली बोल दिए एक पॉइंट Q है, S1 से जो लाइट पहुंच रही है ये है, S2 से पहुंच रही है, ये जो रहेगा ये रहेगा पाथ डिफरेंस। भाई S1 से Q, K से Q उतना सेम सेम होगा, या S1 से Q S2 से Q दोनों का डिफरेंस देना है, दोनों का माइनस कर दिया S2Q माइनस S1Q, तो ये इतना टुकड़ा मिलता है अपने को डिफरेंस, डेल्टा L जिसको हम बोल सकते हैं। ये डिस्टेंस D बोल दिए, इसको X भी बोल सकते हैं X, ये डिस्टेंस Y बोल दिए जो मीन दोनों के सेंटर O से इधर O डैश P कुछ भी नाम दे सकते, ये Y है, और ये डिस्टेंस जो स्मॉल d है आधा आधा करे d/2 d/2, ये स्मॉल d को दो टुकड़े कर दे, ये पूरी फिगर इस तरह से बना दी, ठीक है। और ये P से यहाँ तक देखे तो ये होता y प्लस d/2, और नीचे तक देखे तो होता y प्लस d/2, यहाँ तक होता, और अगर ये M पॉइंट से Q देखे तो ये होता y माइनस d/2, ये लिखे, ये फिगर को बना दिया। थोड़ा डेरिवेशन देखो कैसा, कुछ भी नहीं है, पहले थोड़ा थ्योरी बोले कौन सी चीज क्या है जो दिख रहा, S1 S2 मोनोक्रोमैटिक सोर्स है, D क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, OP क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ स्लिट है ना, और उसके बाद D क्या है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट है, S1P S2P दो अलग अलग पाथ है जो P पॉइंट पे पहुंच रहे, इस तरह से बोल दी। अब यहाँ पे कंसिडर करना Q स्क्रीन पे है, Y डिस्टेंस है जिसका मीन पॉइंट P से, और फिर एक एक से बोलना, पहले Q जो है ब्राइट भी हो सकता, Q फिर डार्क भी हो सकता, कंडीशंस लगा के करिए। उससे पहले क्या करिए, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल कौन सा है S2QN, बड़ा ट्रायंगल, छोटा कौन सा है S1QM, दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा। चलो पहले क्या में लगा, ये पहले छोटे में S1MQ दिख रहा, S1MQ ये ट्रायंगल है ना, लगाओ पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये S1Q स्क्वायर इक्वल टू S1M स्क्वायर प्लस MQ है, ये MQ की जगह क्या लिख सकते हैं y माइनस d/2 लिख दी। वैसी चाहिए दूसरा बड़ा S2NQ, ये बड़ा वाला S2NQ, इस पे पाइथागोरस लगाए, और यहाँ पे भी जो हाइपोटेनस है वो ले लिए S2Q, बेस ले लिए S2N, और ये ले लिए NQ, NQ को क्या लिख सकते हैं y प्लस d/2, ये ले लिए। अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे और ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर से, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से, ये ले लिए, दोनों को माइनस करे, सब्ट्रैक्शन लेफ्ट साइड ये आगा, राइट साइड ये डी स्क्वायर ऐसा है, और ये इसको ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, पहले डी स्क्वायर काट, ये आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जैसा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ले लिए, फिर इसको माइनस से ब्रैकेट खोले तो वाई स्क्वायर कट जाता, वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर बाय 4 कट जाता, डी स्क्वायर बाय 4 बचता क्या, वाई डी, और ये माइनस माइनस प्लस वाई डी प्लस वाई डी 2y बचता है, सब कट जाता, और लेफ्ट में भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर S2Q माइनस S1Q S2Q प्लस S1Q, a माइनस बी a प्लस बी लगा दी, और फिर हमको मालूम है S2Q S1Q दोनों सेम ही है तकरीबन D, क्योंकि हमने पहले ही देखे थे, ये यहाँ पर देखो ये D बहुत बड़ा है, स्मॉल d बहुत छोटा है, तो S1 से Q लगभग S2 से Q लगभग D सेम ही बोल देंगे हम, क्योंकि हमको मालूम है जैसे देगलूर नाके से चांद तक का डिस्टेंस देखे, श्रीनगर से चांद तक का डिस्टेंस देखे तो तकरीबन उतना ही चाहिए, क्योंकि देगलूर नाका और हमारा श्रीनगर ये डिस्टेंस करीब है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस ऑफ टू द मून, तो इसलिए ये वैसी चाहिए, S1 से देख रहे S2 से देख करीब सेम ही चाहिए, ये डिस्टेंस के भी इक्वली है ना, तो इस तरह से ये चीज भी याद रख लेना। ये यहाँ पर बता y बहुत छोटा है d से, d बहुत छोटा है कैपिटल D से, सो वी कैन राइट S2Q इज अप्रॉक्सिमेट इक्वल टू S1Q इक्वल टू d बोल दे सकते हैं, तो ये d प्लस d 2d बोल दे सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बोलना, इसको डेल्टा L बोल के रहने देना, वैसी ये डेल्टा L बोल के रहने दी है, और उसको ऐसी, और ये क्या करे इधर 2y by 2d 2 कैंसल, तो ये हो गया S2Q माइनस 1Q इज इक्वल टू y by d, हाउ वही क्यों कैसा लिए, इसको अगर इन दोनों को हमने dd ले लिए तो ये भी dd हो गया, तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो फिर बचा क्या, वो जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है वो तो है पाथ डिफरेंस, वो तो लाना है, इसलिए इसको dl बोल के रुक गए,
इसको भी वही कर देंगे तो फिर बचा ही नहीं कुछ, है ना। तो ये यहाँ अप्रोक्सीमेशन लगा के ले सकते, तो इस तरह से लाए इक्वेशन 4, ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए तो इक्वेशन 4 दे दी। अब ये ब्राइट डार्क के लिए कंडीशन, ब्राइट के लिए क्या बोलते हैं कंडीशन, याद रखो, पाथ डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, एन लैम्डा रहता है, या इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, ऐसा बोलते, या 2 2 काट के ऐसा बोलते, दोनों में से एक कुछ बोल सकते हैं। ब्राइट के लिए शॉर्टली ये बोल सकते हैं लैम्डा बाय 2 का इवन रहा तो ये, ऑड रहा तो डार्क। चलो ये ले लो, 0 1 2 3 वैल्यू रहती तो ये रहता, फिर ये जो वैल्यू है ये उठा के अभी जो इक्वेशन लाए वहां रख दी, है ना, ये यहाँ रख दी एन लैम्डा, वाई डी बाई डी इज इक्वल डेल्टा एल था ना, डेल्टा एल की जगह एन लैम्डा, तो फिर इसको सॉल्व करें तो वाई की वैल्यू आ जाती है एन लैम्डा डी बाई डी। फिर ये इसके फौरी बाद वाले का देखें तो n+1 लैम्डा डी बाई डी, और दोनों का डिस्टेंस जो रहता, दो करस्पॉन्डिंग ब्राइट का डिस्टेंस या दो करस्पॉन्डिंग डार्क का डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं बैंडविड्थ या फ्रिंज विड्थ। तो वो लाने के लिए हमने क्या करे, सेम ये डार्क ब्राइट का ला लिए, ये डार्क का ला लिए, और फौरी एक एक बात का ला लिए। फ्रिंज विड्थ अगर जैसे अभी ये एक का लाए थे, उसके बाद वाले का फौरी लाए, दोनों का माइनस करे तो वही छोटा माइनस कट जाता, n प्लस का माइनस का 1 बचता। तो ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। और डार्क का भी। चल मेन अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग गुड इंटरफेरेंस पैटर्न, थ्योरी का पार्ट है। देखो गुड इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए कंडीशन क्या है, पहले क्या है, मस्ट बी कोहेरेंट, मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक यानी वेवलेंथ सेम, लाइट कलर सेम, वेवलेंथ सेम यानी कलर सेम, मोनोक्रोमैटिक होता है। और बोलना कि सेम एम्पलीट्यूड, और उसके बाद बोलना कि स्मॉल डी छोटा रहना, कैपिटल डी बड़ा रहना, टू स्लिट नैरो, दोनों जो बना रहे हैं बहुत बड़े बड़े सुराख भी नहीं रहना, बारीक रहना, नैरो स्लिट्स रहना, ये जो दो ले रहे 2 से 4 mm, टू ट्रैवल शुड बी इन सेम स्टेट ऑफ, हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ, ठीक है। रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन तो पहले से समझे हुआ है, इंटरफेरेंस अभी देख लिए। अब है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या है, सिंगल एक स्लिट से अगर हमने लाइट को पास करें तो हमको मालूम है लाइट क्या हो जाती, सीधा जाना चाहिए, सीधा नहीं जाती बल्कि क्रॉस हो जाती, दोनों साइड में बेंड हो जाती, यानी कि फैल जाती है लाइट, यानी द बेंडिंग ऑफ लाइट नियर द एजेस एंड ऑब्स्टेकल और स्लिट इज स्प्रेडिंग इनटू द रीजन ज्योमेट्रिकल शैडो। ज्योमेट्रिकल शैडो यानी कि भाई अगर हमने यहाँ से टॉर्च मारे, यहाँ से सीधा जाना चाहिए, लेकिन टॉर्च क्या होती, थोड़ी इधर तक फैल जाती। तो ये जो पैटर्न है, ये जो प्रॉपर्टी है लाइट की, इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि यहाँ पर हमने एक सोर्स लगाए, ये स्लिट है सपोज करो एक, तो जाना तो चाहिए लाइट सीधा यहाँ, लेकिन क्या हो जाती है, इधर भी बेंड होती, इधर भी होती, एक जगह बता दी हमने कि इस तरह से जो है डिफ्रैक्शन होता। अब डिफ्रैक्शन 2 टाइप का है, एक है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, एक है फ्रॉनहोफर। काय पे डिपेंड है, जो हमारी इंसिडेंट है उस पर है, इंसिडेंट वेवफ्रंट पे डिपेंड है। अगर हमने फाइनाइट सोर्स लिए और स्फेरिकल वेवफ्रंट्स बन रहे तो वो है फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन, और अगर इनफाइनाइट पे लिए सोर्स को और प्लेन वेवफ्रंट्स लेके एक्सप्लेन कर रहे जैसे कि यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। दोनों में यही है डिफरेंस। इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी सोर्स, ठीक है, अगर इफ द डिस्टेंस प्राइमरी सोर्स का डिस्टेंस और स्क्रीन वीविंग पैटर्न आर वेरी लार्ज, बहुत दूर है, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। और ऐसे टाइम पे वेवफ्रंट कैसे रहेंगे, प्लेन, क्योंकि दूर है स्क्रीन, ये फ्रॉनहोफर। नजदीक रहे तो फ्रेस्नेल, डिस्टेंस कम रहा तो पॉइंट सोर्स रहेगा या सिलेंड्रिकल रहेगा, और हमारे पास जो डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस है स्क्रीन का वो स्मॉलर रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन को बोलेंगे। चलो लास्ट है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर किसको बोलते हैं भाई, ये 10 में भी पढ़े थे अपन, जो मायोपिया वगैरह। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, कोई भी चीज की क्या रहती है भाई, एक लिमिट रहती है रिजोल्यूशन। हम अगर कोई चीज आंख को भी चिटका देंगे अपने तो दिखेगा नहीं, और बहुत दूर रखेंगे तो भी दिखेगा नहीं, एक लिमिट रहती, उसको क्या बोलेंगे वो है हमारी एबिलिटी। एंड रिजॉल्विंग एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ विजुअल एंगल, उसका विजुअल एंगल। जैसे कि हमारी आंख से हम देख रहे, तो एक डिस्टेंस होता है जहां तक हम उसको क्लेरिफाई करके देख सकते। कुछ चीज को बहुत नजदीक ऐसा रख देंगे तो भी दिखेगा नहीं अपने, है ना, एक लिमिट रही, तो वो है उसकी रिजोल्यूशन की लिमिट रही थी। इट इज द मिनिमम विजुअल एंगल बिटवीन, अब जब हम देखते हैं एंगल के फॉर्म में देखते हैं एंगुलर शेप में इस तरह से, ये एंगल है, ये है रिजोल्यूशन की लिमिट, है ना। ये डिस्टेंस, ये एंगल जो बनेगा वो रिजॉल्विंग एंगल है। इस तरह से बोल सकते हैं कि इट इज मिनिमम विजुअल एंगल टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिजॉल्व। दो इंस्ट्रूमेंट अगर दो अलग अलग है तो हम उसको क्लियरली देख सकना, वो एंगल द मिनिमम एंगल इज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। और रिजॉल्विंग पावर क्या रहता है, इसका इनवर्स, रिजॉल्विंग पावर इसका इनवर्स रहता है। एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश फिजिकली सेपरेटेड ऑब्जेक्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज नोन एज रिजॉल्विंग पावर, जो उसका पावर रहेगा रिजॉल्विंग पावर। और रेसिप्रोकल ऑफ रिजॉल्विंग लिमिट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर, इसका इनवर्स रहेगा, रेसिप्रोकल रहेगा, 1 बाय लेना पड़ेगा। और उसके बाद मेन चीज है रेली क्राइटेरिया फॉर रिजोल्यूशन। रेली ने क्या बोला
कि पहले तो उसने क्या बोला कि अगर दो सोर्स ऑफ लाइट है उनको डिस्टिंग्विश करके देखना है तो एक का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे का फर्स्ट मिनिमा दोनों एक दूसरे से अवे रहना डिस्टेंस, तो हमको वो चीज क्लियर कट नजर आती है। यानी एक का ये सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे का ये प्राइमरी मिनिमा, अगर ऐसा एक दूसरे से कम रहे डिस्टेंस तो दोनों हमको एक ही नजर आते, अलग अलग नहीं दिखते। और अगर थोड़ा सा अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए तो हमको ये जस्ट रिजॉल्व दिखते हैं, यानी ऐसा शेप बनेगा। और अगर इससे ज्यादा रहेंगे तो वेल रिजॉल्व। तीन कंडीशन उसने तफसील में देखेंगे यहाँ पे, इस तरह से ग्राफ में बताया। अनरिजॉल्व है तो ऐसे दिखेंगे, वेल रिजॉल्व ऐसे, जस्ट रिजॉल्व ऐसे। रेली के क्राइटेरियन के मुताबिक क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉर्ड रेली, द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिस्टिंग्विश two closely spaced objects depends upon the diffraction pattern of two objects. Two objects are said to be unresolved. बात बोलने की मेन यहाँ unresolved है कब? Separation between central maxima of two objects less than the distance between central maxima and first minima. वही central maxima एक का दूसरे का first minima, दोनों का distance अगर कम है इस तरह से तो वो कैसे दिखेंगे अपने को? unresolved। और अगर इक्वल है दोनों इक्वल डिस्टेंस है तो जस्ट रिजॉल्व, और उससे ज्यादा है तो वेल रिजॉल्व। इस तरह से तीन पॉइंट इन्होंने बनाए। इक्वल है तो जस्ट रिजॉल्व, उससे बड़ा है अगर सेपरेशन तो वेल रिजॉल्व। ठीक है, एक बात याद कर लिए, दूसरे बात हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब इसमें क्या करना, ये पढ़ना अच्छे से थ्योरीज पूरे। अब इसमें दूसरी जो थ्योरी हमारी ये वाली, और रिजॉल्विंग पावर में खाली ये टेलीस्कोप का अच्छे से देखो, ये क्राइटेरियन याद रखो कब कब क्या नजर आ रहा है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं रेली क्राइटेरियन याद रखो खाली बस। और उसके बाद ये डिफ्रैक्शन में खाली जो मेन बोले पहले रेली का, फ्रॉनहोफर का और फ्रेस्नेल का, फ्रॉनहोफर फ्रेस्नेल, तो बाकी उसको नहीं भी देखे चलता। इंटरफेरेंस वगैरह को थोड़ा सा ही अच्छे से देख लो।